अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। अब थ्रोम्बस किसको कहते हैं? थ्रोम्बस हमारे पास एक एब्नॉर्मल मैस होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट से ही बना होता है ये एब्नॉर्मल मैस वेसल्स के अंदर। और अगर ये जो एब्नॉर्मल मैस है ये डीप वेन्स ऑफ लेग के अंदर बनने लग जाए तो उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। So, what is deep vein thrombosis? It is a major and common preventable cause of death worldwide. Term thrombosis refers to the formation from the constituents of the blood of an abnormal mass within the vascular system of a living animal. When this process occur within the deep veins, it is referred to as deep vein thrombosis (DVT). अब इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिसमें हमारे पास जो है विर्चुअल स्ट्राइड कहते हैं इसको, यानी अगर पेशेंट की बॉडी में हाइपर कोएगुलेटिंग वाली स्टेट है या वेसल की वॉल को इंजरी हुई है या ब्लड स्टेसिस हुई है। अब वो किन वजह से होती है वो हम अलग से डिटेल में देखेंगे कि हाइपर कोएगुलेबिलिटी तब होती है जब हमारे पास कोएगुलेशन यानी क्लॉट्स बनने लग जाए बॉडी के अंदर। और वो तब होती है जब हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन के अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो, या हमारे पास एंटी कोएगुलेंट्स जिन्होंने क्लॉट्स बनने को रोकना था उनकी कमी हो। जैसे प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है, एंटीथ्रोमिन 3 है और फैक्टर 5 है। इनकी अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो बॉडी के अंदर हाइपरकोएगुलेबिलिटी वाली स्टेट होगी। एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है क्लोटिंग फैक्टर 9 की, जो कि हम लोग हीमोफीलिया के पेशेंट्स को देते हैं क्योंकि उनमें डेफिशिएंसी होती है क्लोटिंग फैक्टर 9 की। तो उनको जो है एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है क्लोटिंग फैक्टर 9 की, तो उस केस में भी बॉडी में क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मेलिग्नेंसी में जो है हमारे पास ट्यूमर सेल्स जो है वो प्रोकोएगुलेंट सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। इसी तरह इन्फ्लेमेशन जो है वो कोएगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस में भी ऐसा होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी इसी तरह। एक फीमेल अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है या प्रेग्नेंट है तो उसमें भी हाइपरकोएगुलेबिलिटी वाली स्टेट हो सकती है। वेसल की वॉल इंजर कब कैसे हो सकती है? ट्रॉमा हुआ है ड्यूरिंग सर्जरी या इंट्रावेस्कुलर कैथेटर्स पास करे हैं। हाइपरटेंशन भी जो है वो वेसल्स को डैमेज करी होती है। मेडिकल को इम्प्लांट पास किया हमने तो उस केस में भी ऐसा होता है। अगर ब्लड स्टेसिस देखें तो अगर पेशेंट बहुत लंबा देर के लिए चलेगा फिरेगा नहीं, बेड पे होगा, बेड रेस्ट पे होगा, तो उसमें ब्लड स्टेसिस होने लग जाएगी। जैसे प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन है, प्रेगनेंसी में भी औरत कम चलती है, लिम्ब पैरालिसिस हो गया है, राइट हार्ट फेलियर है, ओबेसिटी है, कोई लंबी फ्लाइट है, बूढ़े लोगों में ऐसा होने लग जाता है। किसी का फ्रैक्चर हुआ है तो वो प्लास्टर अगर उसके ऊपर ग्लास कास्ट लगाया हुआ है तो उस केस में भी ऐसा होगा। अब जिस लिम्ब में हमारे पास टीबीटी होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसमें पेशेंट को स्वेलिंग होगी, पेन होगी, अरिथमा रेडनेस हो जाएगी, सुपरफिशियल वेन्स डायलेट होंगी, लो ग्रेड फीवर होगा और पल्स इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमारे पास जो काफ मसल है उसकी टेंडरनेस होने लग जाएगी उसको जब हम पालपेट करेंगे, और राइट एंगल एडीमा होगा। अब ये हमारे पास दो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि डीबीटी जो है जब प्रोपगेट करती है, मतलब उसको अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो ना सिर्फ वो वीनस ट्रंक को इन्वॉल्व करती है बल्कि वीनस कोलेट्रल्स को भी इन्वॉल्व करने लग जाती है। या हम वीनस कोलेट्रल्स को माइक्रो सर्कुलेशन भी कहते हैं, जिसमें हम आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के अंदर भी वो जो है थॉमस चला जाता है। और जब हमारे पास डीबीटी मेन ट्रंक के साथ कोलेट्रल्स को इन्वॉल्व कर लेती है तो जब वीनस सिस्टम यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कूलिंग हो जाती है तो लेग की स्वेलिंग हो जाती है और साथ में वो ब्लूइश कलर की होने लग जाती है, साइनोज्ड हो जाती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं फ्लेगमेजिया कैरोलिया डोलेंस, ब्लू लेग। और जब हमारे पास आर्टीरियल फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाती है तो उसकी वजह से जब लेग स्वेलन स्वोलन तो होगी लेकिन साथ में वो व्हाइट कलर की हो जाएगी क्योंकि आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। तो ये हमारे पास ज्यादा एडवांस कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं फ्लेगमेजिया एल्बा डोलेंस, व्हाइट लेग। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हमने थ्रोम्बोलेक्टमी करनी होती है। तो हमारे पास है होमेन्स टेस्ट और इमोसिस टेस्ट, ये अब यूज नहीं होते, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए कि होमेन्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं फुट की, जिसकी वजह से स्वेयर पेन होती है काफ मसल से अंदर। और मोसिस टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेंडरनेस करते हैं ओवर द काफ मसल इज एलिसिटेड ऑन स्क्वीजिंग द मसल फ्रॉम द साइड टू साइड, एंड इट शुड नॉट बी परफॉर्म बिकॉज इसमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं, यानी जो थ्रोम्बस बना हुआ है वो एम्बोलाइज्ड हो सकते हैं। सो इसलिए अब इसको परफॉर्म नहीं किया जाता। सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है कलर फ्लो डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, इसने रिप्लेस कर दिया है कन्वेंशनल वीनोग्राफी को डीवीटी को डायग्नोस करने में। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है। और इसके अलावा जब कोई जरूरत पेश आए तो हम जो है एमआरआई और सीटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपर कोएगुलेबिलिटी वाली स्टेट है तो उसके लिए भी हमें जाहिर है ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे। ब्लड टेस्ट में हम लोग एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और फैक्टर 5 लेडिन के लेवल्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम डी डाइमर सीरम्स में चेक करेंगे वो हमारे पास जो है एंटीकोगुलेंट थेरेपी
देने के बाद हम यूज चेक करेंगे कि हमारे पास जो नॉर्मल इसकी रेंज होनी चाहिए 500 मिलीग्राम पर ml से कम होनी चाहिए। अगर 250 से कम है तो इसका मतलब जो डीवीडी दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा लो है। लेकिन अगर डी डायमर जो है 250 mg/ml से ज्यादा है तो इसका मतलब डीवीडी जो होने दोबारा होने के चांसेस के उसके रीअकरेंस के चांसेस हाई हैं। अब ट्रीटमेंट हमने जो है, हमारा गोल जो है वो ये है कि हम इस थ्रोम्बस को एक्सटेंड इसके एक्सटेंड को भी बचाया जा सके और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को बचाया जा सके और रीअकरेंस ना हो थ्रोम्बस की। और हमारे पास जो लेट कॉम्प्लिकेशन है जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन या पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम उसको अवॉइड किया जाए, ये हमारा गोल होता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम जो है ना हैज रीजनेबली गुड आउटकम्स इन द डिस्टल femopopliteal DVT but poor outcomes in extensive and more proximal iliofemoral DVT। तो अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देते हैं अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन ने रिप्लेस कर दिया है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में, लेकिन अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन को उन पेशेंट्स में देते हैं जहाँ पे रीनल फेलियर वेयर हो, एज लो मोलिकुलर वेट हेपरिन इज मेनली एक्सक्रीटेड विया द किडनीज। तो हेपरिन को इनिशियली दिया जाता है वारफरिन के साथ और स्टॉप कर दिया जाता है आफ्टर मिनिमम ऑफ 4 to 5 days, at which the international normalized ratio should be within 2 to 3 therapeutic range। दिस ओवरलैप इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ द स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ वारफरिन। तो हम फिर पहले स्टार्ट में हेपरिन और वारफरिन को इकट्ठा देते हैं, उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं उसको, ठीक है। इसको याद रखा जाए कि ट्रीटमेंट जो विद हेपरिन और वारफरिन जो है वो डज नॉट रिजॉल्व द क्लॉट but it prevents the propagation of the clot and reduces the chances of pulmonary embolism। तो ये जैसे हमारे पास कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, ये क्लॉट को रिजॉल्व नहीं करवा रहे। अब ड्यूरेशन हमने एंटीकोगुलेंट थेरेपी की कैसे रखनी है। फर्स्ट, अगर हमारे पास पहला वीडीई इवेंट है तो हमने, और रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है जैसे कि इमोबलाइज हुआ पेशेंट, तो हमने जो है एस्ट्रोजन या उसका एस्ट्रोजन यूज करा है या कोई सर्जरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, और ये मतलब अगर सर्जरी के बाद पेशेंट जाहिर है चलने लग जाएगा तो फिर उस ये रिवर्सिबल एक रिस्क फैक्टर है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो उस केस में हमने जो है ना ड्यूरेशन जो है एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो जो हेपरिन और वारफरिन है इनकी 3 to 6 मंथ्स के लिए यूज करनी है। और अगर हमारे पास अननोन कॉज की वजह से है तो more than 6 months। अगर हमारे पास रिकरेंट हो रहे हैं तो, और फर्स्ट इवेंट है इन पेशेंट विद इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर जैसे कि कैंसर है या हाइपरकोगुलेट स्टेट है जिसको हम रिवर्स नहीं करें, तो तब उस केस में हम 12 मंथ्स टू लाइफ टाइम यूज करवानी पड़ सकती है एंटीकोगुलेशन थेरेपी। थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है? इट इज इंडिकेटेड इन द मैसिव डीवीटी which leads to phlegmasia, cerulean dolens and threatened limb loss and extensive proximal iliofemoral DVT। तो अवेलेबल जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हैं जो हम पास करते हैं वो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। कैथीटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है वेन के अंदर अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो है वो इन्फ्यूज किए जाते हैं डायरेक्टली इन थ्रोम्बस, जिसकी वजह से थ्रोम्बोलाइसिस हो जाती है। अब सर्जिकल थ्रोम्बेक्टमी क्या होती है? ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट होता है एक्सटेंसिव इलियोफिमोरल डीवीटी का, and it can be indicated in patient with threatened venous gangrene, phlegmasia, cellular dolens, and ileofemoral DVT if facilitates for intravenous thrombolysis are not available। अगर हमारे पास हम इंट्रावेनसली पास नहीं कर सकते थ्रोम्बोलिसिस तो फिर हम सर्जिकली थ्रोम्बेक्टमी परफॉर्म करेंगे। वीनस स्टेंटिंग क्या होती है? इसमें इट कुड बी यूज इन केस ऑफ इलियक वेन स्टेनोसिस। अगर हमारे पास इलियक वेन की स्टेनोसिस हुई भी है यानी नैरोइंग हुई भी है causing the DVT after completion of thrombolysis, some thrombi can be compressed by stenting, allowing the venous lumen to open। तो बाद में हमने क्या करना है, एक स्टेंट पास कर देना जिसकी वजह से जो थ्रोम्बाई रह जाएंगे उसकी ये कंप्रेस कर देगा। ये स्पेशली यूजफुल होता है जब मेलिग्नेंसी का केस हो और मेलिग्नेंसी की वजह से venous obstruction हो रही हो। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए it can occur despite anticoagulant therapy, which can be prevented by insertion of an inferior vena cava filters that wraps the large thrombi in its wire and prevent them from occluding the pulmonary artery। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म को अगर हम, हो सकती है अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी यूज कर भी रहे तो हम ऐसे करेंगे, इंफीरियर वेना केवा जो होती है जहाँ से ब्लड दे जाना होता है हार्ट में और हार्ट से फिर जाता है लंग्स में, तो हम उधर ही फिल्टर्स लगा देंगे और वो उस फिल्टर जो है वो कैप्चर कर लेंगे थ्रोम्बाई को, लार्ज थ्रोम्बाई को अपनी वायर्स के अंदर, जिसकी वजह से जो थ्रोम्बस है वो पल्मोनरी आर्टरी तक नहीं जाएगा। Inferior vena cava filters are indicated to prevent the pulmonary embolism when anticoagulation therapy is contraindicated। खास जब हमारे पास बॉडी में कोई हेमरेजेस हो जैसे इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस है तो उन केसेस में हम एंटीकोagulation थेरेपी यूज नहीं कर सकते। और एंटीकोagulation अगर थेरेपी जो है इनफेक्टिव है और देर इज रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं, तो फिर हम जो है ये इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे।
अब कुछ केसेस में हम प्रोफाइलेक्सिस दे देते हैं मतलब जो पेशेंट हाई रिस्क हैं उनको हम पहले से ही डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस दे देते हैं। पेशेंट्स हु आर एडमिटेड फॉर सर्जरी कैन बी ग्रेडेड एज लो रिस्क, moderate or high risk for the development of DVT. Patient with a medium and high risk should be considered for anticoagulant therapy. अब लो रिस्क वाले पेशेंट्स कौन से होते हैं? अगर एक बंदे की माइनर सर्जरी है जिसमें 30 मिनट से कम टाइम लग रहा है और एज जो है उसकी कोई मतलब कोई भी एज हो, रिस्क फैक्टर कोई भी ना हो, या मेजर सर्जरी है जिसमें 30 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है और एज जो है 40 ईयर्स से कम है और रिस्क फैक्टर कोई नहीं है, तो ये हमारे पास लो रिस्क है। अब मॉडरेट रिस्क कौन सा होगा कि सर्जरी जो है मेजर है और एज जो है 40 ईयर्स से ज्यादा और रिस्क फैक्टर्स मौजूद है बॉडी में ना। इसके अलावा मेजर मेडिकल इलनेस है, पेशेंट को ऑलरेडी कोई हार्ट या लंग या कैंसर है, या माइनर सर्जरी है पेशेंट के अंदर विद प्रीवियस, उसको पहले डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोफिलिया है, तो ये सारी कैटेगरी आ जाएगी मॉडरेट रिस्क की। और फिर हाई रिस्क में के पेशेंट कौन से हैं? जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी है या कोई एब्डोमिनल पेल्विक सर्जरी है कैंसर के लिए, या मेजर सर्जरी है इन पेशेंट विद प्रीवियस डीवीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोफिलिया, या लोअर लोअर लिम्ब पैरालिसिस है और मेजर लिम्ब एम्पुटेशन है, तो ये हाई रिस्क है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे पेशेंट जो एडमिट होते हैं सर्जरी के लिए उनको हम कैटेगराइज करते हैं लो ग्रेड, मॉडरेट और हाई रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डीवीटी। तो मीडियम और हाई रिस्क वालों को जो है ना हमने एंटीकोगुलेशन थेरेपी जो है पहले से स्टार्ट करा देनी है, ताकि उनमें हम वेट नहीं करेंगे कि पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस बने और फिर हम एंटीकोगुलेशन थेरेपी स्टार्ट करवाएं यानी हेपरिन और डॉर्फिन। तो उसमें हम इन मॉडरेट और हाई रिस्क वाले को पहले से स्टार्ट करा देंगे, तो उसको करा कहते हैं डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस। अब ये वीनस थ्रोम्बोसिस कहाँ बन सकते हैं? ये हमारे पास थ्रोम्बस जो है बन सकते हैं लोअर लिम्ब की डीप वेन्स में, जैसे कि है डीप वेन्स इन द काफ मसल, एंटीरियर है, पोस्टीरियर और पेरोनियल वेन्स है। इसके अलावा पॉप्लिटियल वेन में भी बन सकता है, फीमोरल वेन में भी बन सकता है, पेल्विक वेन्स में भी हो सकती है, पोर्टल वेन में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, हिपैटिक वेन में बट कैरी सिंड्रोम हो सकता है एसोसिएटेड विद द पॉलीसाइथेमिया वेरा एंड पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन। इसके अलावा ब्रेन में भी जिसको हम कहते हैं उसके जो साइनसेस होते हैं, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इसके अलावा सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। ये हमारे पास वेल्स क्राइटेरिया है जिसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। अगर एक पेशेंट के अंदर एक्टिव कैंसर है जो कि जिसका ट्रीटमेंट हुआ विद इन द लास्ट 6 मंथ, तो उसको हम +1 पॉइंट देंगे। अगर काफ की स्वेलिंग है मोर देन 3 सेंटीमीटर कंपेयर टू एसिम्टोमेटिक काफ, तो उसको हम +1 पॉइंट देंगे। अगर स्वॉलन या यूनिलेटरल सुपरफिशियल वेन्स हैं तो उसको भी हम +1 पॉइंट देंगे। अगर हमारे पास स्प्लिटिंग एनीमिया है इन वन लेग तो उसको +1 पॉइंट देंगे। अगर हमारे पास प्रीवियसली उसकी डीबीटी डॉक्यूमेंट हुई है तो +1 पॉइंट देंगे। अगर एंटायर लेग की स्वेलिंग है तो +1 पॉइंट। लोकलाइज टेंडरनेस है अलॉन्ग द डीप वेनस सिस्टम तो भी +1 पॉइंट देंगे। पैरालिसिस है या रिसेंट कास्ट है मोबिलाइजेशन का ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, इसके अलावा रिसेंटली बेड रिडन पेशेंट है फॉर मोर देन 3 डेज तो उसको भी +1 पॉइंट देंगे। अल्टरनेटिव डायग्नोसिस है एटलीस्ट एज लाइकली तो -2 पॉइंट्स देंगे। तो अगर हमारे पास 1 या 2 पॉइंट होगा तो वो लो रिस्क होगा, और अगर 3 से ज्यादा या 3 होंगे पॉइंट्स तो वो हाई रिस्क होगा डीवीटी का, तो फिर हम डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस पहले से दे देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू